अब समझते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसकी क्या डिमांड्स हैं। आईएएस के लिए और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए पाठ्यक्रम एकदम समान है। जो उत्तर प्रदेश का नया सिलेबस आ गया है, उन्होंने इसी सिलेबस को कॉपी कर दिया है। उनको लगा होगा क्यों इतनी मेहनत करें, यूपीएससी ने कर रखी मेहनत, तो उसी को उठा के लगा दिया पूरा का पूरा। बाकी पेपर्स में यह किया है कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में, वो तो इसमें तो वो भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई कहे कि नैतिकता के स्रोत उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में, वो तो होगा नहीं, वो तो सामान्य बात है, यूनिवर्सल बात है। तो ये पेपर तो एज इट इज वैसा का वैसा है। बाकी राज्यों ने कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया है, अपने समाज के कुछ अच्छे धार्मिक नैतिक व्यक्तियों का नाम शामिल कर दिया है, लेकिन बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट यही यूपीएससी के और पीसीएस के हर ढांचे में है। कुल टॉपिक की संख्या इसमें आपको 8 नजर आएगी। अगर इस सिलेबस को हम बांट लें, थियरी का मतलब सैद्धांतिक जो टॉपिक्स हैं, और दूसरा है केस स्टडीज। केस स्टडीज का एक ही टॉपिक है, टॉपिक नंबर 8, और जो 1 से लेकर 7 तक है वो थियरी है। और आपको पता है कि प्रैक्टिकल जो होता है वो थियरी के बेस पे ही होता है, हवा में तो होता नहीं है। तो जो टॉपिक नंबर 8 है वो टॉपिक अपने आप में लगभग आपका आधा सिलेबस के आसपास का महत्व रखता है। आधा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आमतौर पर 120, 125, 130 नंबर के सवाल एथिक्स में केस स्टडीज से आते हैं, पर वो सवाल हवा में नहीं आते, वो सवाल दरअसल इन 7 टॉपिक के बेस पे ही आते हैं। इनको पढ़ेंगे तो सैद्धांतिक भी पढ़ेंगे, फिर उसके बेस पे समझेंगे कि कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे, तो वो क्या हो गया, केस स्टडी हो गया। और जब तक पढ़ेंगे सिद्धांत क्या क्या है, तब तक ये वाला हिस्सा रहेगा। इसमें जो टॉपिक्स हैं, हमें समझना सिर्फ ये है कि कहां कहां से ये टॉपिक्स आपके लिंक होंगे, और इसलिए इनको पढ़ने का क्रम हम किस तरह से रखेंगे। दरअसल जब ये पेपर आया यूपीएससी में, तो इस फील्ड में जो अध्यापक लोग थे उनके सामने संकट था कि इसको कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। तो फिर ये हुआ कि ये कौन से विषय से जुड़ता है। उसके बाद व्याख्याएं शुरू हुई। समाजशास्त्र के कुछ लोगों ने कहा कि समाजशास्त्र के सिलेबस में से ही निकला है। लोक प्रशासन के लोग बोले कि हम में से है, हमारा ही है। दर्शन के लोग भी दावा कर रहे थे कि दर्शन का है। मनोविज्ञान के लोग भी कह रहे थे कि हमारा है। तो ये कहां से जुड़ता है? सही इसका उत्तर यह है कि ये इनमें से किसी एक विषय से नहीं है, ये इन 4 विषयों का कुल मिला के एलसीएम है। बेसिकली 4 विषयों से बना हुआ है। पहला टॉपिक है इथिक्स का, जिसको आप कह सकते हैं कि बेसिक, या जो इथिक्स का मूल ढांचा है। तो आप इंट्रोडक्शन कह लीजिए कि टॉपिक नंबर 1 है, परिचय है। दूसरे टॉपिक का नाम है एटीट्यूड। एटीट्यूड के लिए यूपीएससी ने जो शब्द चुन लिया है वो है अभिवृत्ति। कुछ पुस्तकों में इसको मनोवृत्ति भी लिख देते हैं, लेकिन अब अभिवृत्ति शब्द ही इस पे प्रचलित है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे टॉपिक को आप कह सकते हैं कि उसमें 2 चीजें हैं, एक है एप्टीट्यूड और एक है वैल्यूज। बस एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में केवल टी और पी का ही अंतर है कि ए के बाद पी है कि टी है, बाकी सेम है। एप्टीट्यूड प्लस वैल्यूज। तो एप्टीट्यूड के लिए हिंदी शब्द है अभिरुचि, और वैल्यू के लिए क्या शब्द होता है, मूल्य। टॉपिक नंबर 4 है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक प्रज्ञा, भावनात्मक समझदारी। उसके लिए हिंदी में कई अनुवाद चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, तो अभी के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द का इस्तेमाल कर लें। टॉपिक नंबर 5 बेसिकली फिलोसफी है, फिलोसफी ऑफ एथिक्स। इसमें लिखे भारत और विश्व के नैतिक चिंतकों और दार्शनिकों का योगदान। तो नीति दर्शन कह सकते हैं, नैतिकता का दर्शन, चाहे भारत में विकसित हुआ, चाहे पश्चिम में हुआ, कहीं भी हुआ, वो पूरा दर्शन इसमें, नाम किसी का नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया है, जिसका मतलब है कि ओपन टॉपिक है, इसमें आप किसी भी विस्तार में जा सकते हैं। छठे का संबंध है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के साथ, प्रशासनिक नैतिकता के साथ। कि जब आप प्रशासन की दुनिया में जाएंगे तो वहां वैल्यू सिस्टम क्या होना चाहिए, प्रोबिटी कैसे होगी, गवर्नेंस कैसे चलती है, इस तरह के सवाल, कई चीजें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, उसका फायदा क्या है। और 7वां जो है वो करप्शन से संबंधित है, कि करप्शन क्या है, क्यों है, कैसे कम हो सकता है, उसमें ई गवर्नेंस की भूमिका क्या है, उसमें सूचना के अधिकार की भूमिका क्या है, उस तरह के प्रश्न ये सारे। अगर मुझे बताना हो कि किस टॉपिक का संबंध किस विषय के साथ है, तो मैं ये कहूंगा कि 4 विषय दिमाग में रखिए। सबसे पहला विषय है साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान। अगर इस पाठ्यक्रम में किसी एक विषय को चुनना हो जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा है, तो वो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। साइकोलॉजी की एक ब्रांच होती है सोशल साइकोलॉजी, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान।
उससे 3 टॉपिक सीधे सीधे आपके पाठ्यक्रम में है। एक है टॉपिक नंबर 2 यानी कि एटीट्यूड, टॉपिक नंबर 3 का कम से कम शुरुआती आधा हिस्सा यानी कि एप्टीट्यूड। तो नंबर 2 में एटीट्यूड, नंबर 3 में एप्टीट्यूड, और टॉपिक नंबर 4 जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये पूरा हिस्सा मनोविज्ञान से आपके पाठ्यक्रम में है। तो इसको समझने के लिए हम एक साथ मनोविज्ञान में उतरेंगे, इन 3 टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। एक एक विषय लेके उतरेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना कंफ्यूजन होने का खतरा हो सकता है। बात समझ में आ गई? टॉपिक नंबर 2 और 4 पूरा, और तीसरे का बड़ा हिस्सा मनोविज्ञान से। विषय क्रमांक 2 है फिलॉसफी, और फिलॉसफी का संबंध एक ही टॉपिक से है विस्तार में, वो है टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 पूरा फिलॉसफी से, उसको पढ़ेंगे तो एक साथ पढ़ेंगे, वो डिपेंड करता है किस विस्तार में आप जाना चाहें। तीसरा विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, और लोक प्रशासन का संबंध आपके 2 टॉपिक से तो पूरा है। एक है टॉपिक नंबर 6, एक है टॉपिक नंबर 7, और टॉपिक नंबर 3 का छोटा सा हिस्सा, टॉपिक नंबर 3 का छोटा सा हिस्सा इससे जुड़ता है। ये लिंक ध्यान रखेंगे ना तो पढ़ना आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। और चौथा और अंतिम विषय जो इस पाठ्यक्रम से जुड़ता है वो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का लिंक सबसे कम है, मतलब 1-2 दिन का पाठ्यक्रम हमारा 50 में से ऐसा होगा जो समाजशास्त्र से जुड़ेगा, बहुत होगा तो 3-4 दिन मान लीजिए। टॉपिक नंबर 1 का एक सब टॉपिक ऐसा है, अगर आप पाठ्यक्रम हाथ में रखें तो मैं आपको बताता हूं। टॉपिक नंबर 1 में जो अंतिम हिस्सा है, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, यह हिस्सा सीधे तौर पर हम सोशियोलॉजी से लेते हैं। हालांकि सोशल साइकोलॉजी में भी है ही, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है, लेकिन हाँ सोशियोलॉजी में इस पर काफी अच्छे तरीके से काम हुआ है। और यदि कोई आपसे पूछे केस स्टडीज के लिए क्या करना है, तो केस स्टडीज में ध्यान रखिएगा, केस स्टडीज का संबंध मुख्य रूप से जिन 3 टॉपिक से होता है वो है 6, 7 और 3, ये मुख्य है। और उसके बाद टॉपिक नंबर 2 और 4, इन 5 टॉपिक से केस स्टडीज बनती हैं। सबसे ज्यादा केस स्टडीज बनती है टॉपिक नंबर 6 से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का है, फिर 7 जो उससे जुड़ा हुआ है, 3 में कुछ वैल्यू सिस्टम है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, उसके बारे में है। 2 और 4 से सीधी केस स्टडी कम आती है, लेकिन हाँ कोई ऐसी केस स्टडी हो सकती है जिसका संबंध एटीट्यूड्स या इमोशनल इंटेलिजेंस से हो, हम इसको खारिज कर नहीं सकते, संभावना बनी रहती है।